हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक एसएमई स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जिस स्टॉक का नेम है सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड। सबसे पहले इनके बिजनेस को समझते हैं। तो देखो, बिजनेस ओवरव्यू के अंदर बिजनेस के बारे में डिटेल में चीजें बताई जा रही है। सबसे पहले कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। SGL यानी कि सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड इज एन ISO सर्टिफाइड sustainable integrated energy company in India. It manufactures a wide range of power solutions such as UPS, batteries, inverters, switchgears, electric wires and EV products under Celtric brand. तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है काफी सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है? तो देखो यहाँ पर कही जा रही है यूपीएस, बैटरीज, इन्वर्टर्स, स्विच गियर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड ईवी प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को सेल्ट्रिक ब्रांड के नाम से मैन्युफैक्चर किया जाता है तथा उन्हें मार्केट में बेचा जाता है इस ब्रांड के नाम से। ठीक है। कंपनी स्पेशलाइजेज इन टर्न की सोलर ईपीसी फॉर यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्लांट्स, सोलर फार्म्स एंड रूफटॉप्स। देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये सोलर ईपीसी के अंदर भी काम करती है। सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने का काम करती है। जो छोटे छोटे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं उनको सेटअप करने का काम कंपनी करती है। साथ ही साथ सोलर फार्म्स को सेटअप करने का काम करती है। जो रूफटॉप सोलर पैनल्स सेटअप करने होते हैं वो भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है। चलो, अब प्रोडक्ट प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। सेगमेंट वाइज इनके प्रोडक्ट्स को समझते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है यहाँ पर सोलर इन्वर्टर्स का। तो देखो, सेल्ट्रिक ब्रांड के नाम से ये जो कंपनी है काफी सारे तरह तरह के इन्वर्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है सोलर पावर प्लांट का। तो सोलर पावर प्लांट के अंदर ईपीसी का काम कंपनी करती है। यहां पर देखो, सोलर ग्रिड टाइड, सोलर ऑफ ग्रिड, सोलर किट। नेक्स्ट सेगमेंट है पीवी मॉड्यूल का। तो पीवी मॉड्यूल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। यहां पर देख सकते हो पीवी मॉड्यूल जिनके रेंजेस की बात करें तो 40 से लेकर 160 वोट तक की बताई जा रही है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पीवी मॉड्यूल, रेंज यहाँ पर है 200 से लेकर 325 वोट तक की। ठीक है। तो ये पीवी मॉड्यूल्स यानी कि फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करती है। ऑनलाइन यूपीएस का सेगमेंट है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के यूपीएस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, लाइक पावर मैक्स एल, पावर मैक्स एच, पावर मैक्स एच प्लस, लोटस। नेक्स्ट सेगमेंट है बैटरीज का। इन्वर्टर टॉल ट्यूब्यूलर एंड सोलर टॉल ट्यूब्यूलर बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। ठीक है। तो अभी हमने इनके प्रोडक्ट्स को सेगमेंट वाइज समझा। बिजनेस इनका वेल डाइवर्सिफाइड है एंड जिस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है वो है ग्रीन एनर्जी। ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने का काम करती है, सोलर इन्वर्टर्स बनाती है, ईवी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में ये जो कंपनी है ये काम करती है और इस सेक्टर की डिमांड डेफिनेटली फ्यूचर में रहने वाली है। तो सेक्टर तो चलो बढ़िया है एंड जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड्स भी डेफिनेटली फ्यूचर में रहने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में डेफिनेटली रहने वाली है। मैं ओवरऑल इस प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन यूपीएस हो गया, बैटरीज हो गया, पीवी मॉड्यूल, सोलर पावर प्लांट सेटअप करना हो गया, सोलर इन्वर्टर्स हो गया। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज की डिमांड डेफिनेटली फ्यूचर में रहने वाली है। तो सेक्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो चलो ठीक है, लेकिन बस सेक्टर को देखकर ही इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, और भी जो पैरामीटर्स होते हैं उनको समझना जरूरी है। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन को डिस्कस करते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट्स कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, कही जा रही है कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड 100 प्लस लार्ज सोलर ग्रिड टाइड प्रोजेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 50 किलोवाट पीक टू 2 मेगावाट पीक इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है ये 100 प्लस लार्ज सोलर ग्रिड टाइड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुकी है, जिनके रेंज की बात करें तो 50 किलो वाट पीक से लेकर 2 मेगावाट पीक बताई जा रही है इंडिया और साथ ही साथ अब्रॉड में। इट्स इन्वर्टर्स आर सप्लाइड इन 26 स्टेट्स एंड आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग लागोस, नाइजीरिया, घाना, दुबई, बांग्लादेश, etc। तो देखो दोस्तों, इनके जो इन्वर्टर्स हैं ये 26 स्टेट्स में सप्लाई हुए हैं। साथ ही साथ 7 कंट्रीज में भी इन्वर्टर्स को एक्सपोर्ट किए गए हैं। और यहाँ पर देखो ये कुछ कंट्रीज के नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने बिजनेस को डिस्कस किया। बिजनेस तो चलो बढ़िया है।
अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बोला कि एक एसएमई स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है एक एसएमई कंपनी है जिसकी लिस्टिंग हुई थी पिछले साल यानी कि 2023 में अगस्त के मंथ में, ठीक है। तो अभी एक साल से थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 1 डेढ़ साल हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो मार्केट कैप की बात करें तो काफ़ी छोटी कंपनी है भाई साहब, मात्र 129 करोड़ की मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सोच सकते हो कि रिस्क कितनी हाई होगी, ठीक है। स्टॉक पी 79.8 की, इंडस्ट्री पी 64.1 की है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आरओसी 17.2%, आरओई 16.3%, चलो ठीक ठाक है। पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 61.5%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 558 की, 52 वीक हाई 909 की और लो है 196 की। बुक वैल्यू है 44.7 रुपए की। डेप्ट है 7.55 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे 0.73 की। तो चलो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ठीक है। फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में, -6.15 करोड़। डिविडेंड पेड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 6.99 रुपए की। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये स्टैंडअलोन की डेटा है, कंसोलिडेटेड की डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी स्क्रीनर पे, इसलिए स्टैंडअलोन बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 से लेकर टीटीएम तक की डेटा है। 2020 में कंपनी ने सेल्स की थी 4 करोड़ 36 लाख की, जो कि 21 में बढ़कर 5 करोड़ 31 लाख पर पहुंच गई। फिर 7 करोड़ 94 लाख, फिर 17 करोड़ 32 लाख, फिर 17 करोड़ 49 लाख और फिर टीटीएम में 22 करोड़ 51 लाख, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ ही देखने को मिली है, किसी भी ईयर हमें डिप होते हुए देखने को नहीं मिला है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी उसी प्रकार से हमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिली है। 3 लाख, फिर 16 लाख, 58 लाख, 74 लाख, 1 करोड़ 4 लाख, फिर 1 करोड़ 62 लाख। तो लगातार यहाँ पर भी हमें जो प्रॉफिट्स हैं ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को समझते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है। पास्ट 3 इयर्स एंड टीटीएम की बात करें तो बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया है, 87% और 103%। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब ठीक है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 198% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों कैश रिजर्व की हम बात करें तो 8 करोड़ 5 लाख की कैश रिजर्व है कंपनी के अंदर और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स जो है ये थोड़े कम ही हैं। चलो ठीक है, 7 करोड़ 55 लाख के बोरोइंग्स हैं। अब यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो देखो एसेट्स भी कंटिन्यूअसली कंपनी के बढ़ रहे हैं और फिलहाल 22 करोड़ 8 लाख के एसेट्स हैं कंपनी के पास, ठीक है। एंड उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक रिस्क को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग है ये तो चलो ठीक है, 61.49%, जो कि काफ़ी टाइम से स्टेबल हमें देखने को मिले हैं। एंड फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पर एकदम स्टेबल है और सिर्फ यहाँ पर प्रोमोटर्स एंड पब्लिक यही दोनों लोग हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 38.51% की है। तो यहाँ पर देखो एफआईआईज एंड डीआईआईज जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो ऐसे कंपनीज के अंदर इंस्टीट्यूशंस की जो इंटरेस्ट है वो हमें एकदम ना के बराबर ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस प्रकार के कंपनीज में कम ही इंटरेस्ट लेते हैं और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी होल्डिंग नहीं है, ना एफआईआईज के ना डीआईआईज के, सिर्फ यहाँ पर प्रमोटर्स और पब्लिक है। तो ये एक रिस्क यहाँ पर है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पास्ट के रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बोला कि पास्ट 1 ईयर में तकरीबन 190-95% के सीजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। तो यहाँ पर आई थिंक आप सभी को उसी वक्त आइडिया भी मिल चुका होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पास्ट 1 ईयर में 195% के रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को यहाँ पे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। पिछले साल ही स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी मार्केट में एनएससी पर, ठीक है, एनएससी एसएमई के अंदर।
अब यहाँ पर देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस स्टॉक में, अगर आपको ये कंपनी पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी रिस्क है वो ये है कि एक एसएमई कंपनी है। और यहाँ पर जो बाइंग होते हैं वो एक दो शेयर्स में बाइंग नहीं होते, यहाँ पर आपको लॉट साइज में बाइंग करनी होगी। एक लॉट खरीदना होगा मिनिमम, जिसमें 200 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के प्राइस के हिसाब से 200 शेयर्स के वैल्यू की अगर हम बात करें, 587 के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाती है 200 शेयर्स की 1,17,400 रुपए की, ठीक है। मतलब एक बार में आपको इतने अमाउंट्स लगाने होंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है एक एसएमई स्टॉक है, मार्केट कैप आपने देखा 129 करोड़ की मात्र है। तो यहाँ पर आई थिंक वही लोग इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे जो लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, मतलब मिड कैप लार्ज कैप टाइप के बढ़िया स्टॉक्स हैं, और वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना रिस्क लेना चाहता हूँ, आजमाना चाहता हूँ, इस प्रकार के कंपनियों में अपना लक देखना चाहता हूँ। अगर कंपनी बढ़िया तरीके से चल गई तो ठीक है, लेकिन अगर ये पैसा मेरा डूब भी जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की सोच के साथ अगर यहाँ पर आप आए हो तो फिर ठीक है। एज अ पेनी स्टॉक ही आपको इसे ट्रीट करना है और उतने ही अमाउंट्स लगाने हैं जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। वो पूरा का पूरा अमाउंट्स भी अगर आपका साफ हो जाए तो उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर ऐसी सोच है तो ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो, इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में या फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स ही मानकर चलते हैं, तो अगले 5 साल में ये स्टॉक आपको मिलेगा भी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। 5 साल बाद अगर आप लोग देखोगे तो पता नहीं यार ये मार्केट में होगा भी या नहीं, ये एग्जिस्ट कर भी रही होगी कंपनी या नहीं, ये कंपनी डूब भी सकती है, ठीक है, मार्केट से डिलिस्ट हो सकती है, या फिर कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर सकती है 5 साल में। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीजें होती है, कोई नहीं जानता है कि भाई अगले 5 साल में ये जो कंपनी है ये टिक पाएगी भी या नहीं। तो इतनी बड़ी रिस्क होती है, तो इसलिए वही रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट्स लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफी सारे बढ़िया बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप टाइप के मिड कैप टाइप के स्टॉक्स हैं, लेकिन रिस्क के तौर पे यहाँ पर आप ये अमाउंट लगाना चाहते हो तो फिर चलो ठीक है। और ये ध्यान में रखना कि ये जो अमाउंट है ये आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मानकर चले तो 2 से 4% का ही एलोकेशन होना चाहिए, ये मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं। अब दोस्तों देखो, यहां पर जैसा कि हमने बोला कि रिस्क यहां पर काफी हाई है। इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में आपको मिलेंगे भी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार के अगर मार्केट में 100 शेयर्स हैं, 100 कंपनीज हैं, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको 100 में से कुछ 5 ही कंपनीज मिलेंगे बढ़िया पोजीशन पर, ठीक है। बाकी कंपनीज अगर होंगे भी तो अंडर परफॉर्म करते रहेंगे, लॉस में चलते रहेंगे किसी तरह से, और कुछ डिलिस्ट हो जाएंगे, कुछ डूब जाएंगे। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एवरेज बहुत ही ज्यादा खराब होता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर, इसलिए इनको काफी रिस्की माना जाता है। अब यहाँ पर जैसे रिस्क है वैसे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे डेफिनेटली। अगर कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर गई तो भाई साहब आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं 10 और ये 11वीं कंपनी है तो उन 10 को बीट कर सकता है अकेले ये एक इकलौती कंपनी, ठीक है। लेकिन हाँ, उस प्रकार से ग्रो भी करनी चाहिए कंपनी को। एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझाता हूं। अभी देखो, मार्केट कैप है 129 करोड़ की मात्र, मानकर चलो कि 150 करोड़ की है मार्केट कैप, ठीक है। और अभी के समय पे यहाँ पर अगर हम लोग 1 लाख का अमाउंट लगा देते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और कंपनी की जो मार्केट कैप है ये 150 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ तक पहुंच जाती है, तो क्या कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी? जी नहीं, तो भी कंपनी माइक्रो कैप टाइप की रहेगी, तो भी कंपनी एसएमई ही रहेगी, छोटी कंपनी ही रहेगी, तो भी हाई रिस्क की कंपनी रहेगी। लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं वो 2x हो जाएंगे। 1 लाख का जो अमाउंट है ये 2 लाख बन जाएगा, 2x रिटर्न्स यहाँ पर बन जाएंगे। इसी प्रकार से थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट करके चलते हैं। 150 करोड़ का मार्केट कैप अगर यहाँ पर बढ़कर 1500 करोड़ तक पहुंच जाता है, ठीक है, 1.5 के 1500 करोड़ तक अगर मार्केट कैप पहुंच जाती है तो भी क्या कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी? जी नहीं, तो भी कंपनी एसएमई टाइप की रहेगी, मार्केट कैप सिर्फ 1500 करोड़ की रहेगी।
लेकिन यहां पर मार्केट कैप के अंदर कितने गुने से ग्रोथ हुआ है, 10x ग्रोथ हुआ है। तो यहां पर रिटर्न्स भी हमारे 10x बनेंगे। 1 लाख का अमाउंट जो है ये 1,500 करोड़ की मार्केट कैप होने के बाद 10 लाख बन जाएगा। ठीक है, 10x यहाँ पर रिटर्न्स भी हमें मिल जाएंगे। अब थोड़ा और भी बेटर हम लोग चलो एग्जांपल लेकर चलते हैं। मार्केट कैप यहाँ पर हम लोग कितना लेकर चल रहे थे, 150 करोड़ की। ठीक है, 150 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर ये 100 गुने से बढ़ जाती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, अगर 100 गुने से बढ़ जाती है तो मार्केट कैप कितने की हो जाएगी, 15,000 करोड़ की। तो भी ये जो कंपनी है क्या बहुत बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो भी ये जो कंपनी है एक रिस्की कंपनी ही रहेगी, एक स्मॉल कैप कंपनी ही रहेगी। मात्र 15,000 करोड़ की ही मार्केट कैप चुकी हुई है। लेकिन यहां पर देखो ग्रोथ कैसी हुई है, 100x की ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो 1 लाख के अमाउंट थे उसमें भी 100x की ग्रोथ होगी, 100 गुने की ग्रोथ होगी। और यहां पर 1 लाख का जो अमाउंट है ये बन जाएगा 1 करोड़। ठीक है यार, देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये बंदा तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा है। देखो भाई ये मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी प्रकार से चीजें हो ही जाएंगी। यहां पर आपको मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से ऐसे स्टॉक्स के अंदर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो देखो यहां पर अगर 150 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 15,000 करोड़ की बन जाती है तो हमारे जो रिटर्न्स है वो भी 1 लाख से 1 करोड़ तक बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं ऐसे स्टॉक्स में। अब देखो नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी उस प्रकार से ग्रो करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर बढ़िया ग्रोथ आनी जरूरी है, तब जाकर हम ऐसे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। अब ये चाहे 5 साल में हो या 10 साल में हो, अगर ऐसी चीजें होती हैं और अगर यहाँ पर कोई होल्ड करे हुए रहता है तो फिर यहाँ पर इस प्रकार के रिटर्न्स उन्हें मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में समझा, कैसे रिस्क है यहाँ पे ये समझा, रिवॉर्ड्स के चांसेस कैसे हैं यहाँ पे ये भी समझा। ठीक है, अब देखो अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है तो जैसा कि हमने पहले बोला कि यहाँ पर सोच समझ कर लिमिटेड वेटेज ही देकर चलना है, उतना ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि लॉस में भी चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। आपके पोर्टफोलियो का 2 से 4% ही मैक्सिमम यहाँ पर एलोकेशन होना चाहिए ऐसे कंपनीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको पसंद आ रही है तो यहाँ पर कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं टेक्निकल्स के अंदर समझते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी ये जो स्टॉक है एक मोमेंटम के साथ ऊपर साइड में बढ़ते जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये अप साइड में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये ऑल टाइम हाई के लेवल से कहें या फिर 52 वीक हाई के लेवल से कहें तो यहाँ पर गिरावटें भी देखने को मिली है यहाँ पे। ठीक है, और अभी यहाँ पर डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर 35% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। और यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल भी है अंदर में जो कि है 557 की। इसी सपोर्ट को स्टॉक ने टच भी किया है आज के दिन और अभी प्राइस चल रही है 587 की। ठीक है, तो इसी सपोर्ट के आसपास है प्राइस। अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है और डिस्काउंट बढ़िया लग रही है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि नहीं मैं थोड़ा वेट करके चलूंगा और भी बेटर डिस्काउंट के साथ चलूंगा, मैं यहाँ पर ये जो 557 की लेवल है इसी लेवल पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो फिर थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल को समझो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर देखो ये जो येलो लाइन है ये एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है 557 की। साथ ही साथ यही जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन की भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल ये बन जाती है। तो इस सपोर्ट पर अगर कोई बाइंग करने को इच्छुक है तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल है ये जो कि है 474 की। अगर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट टूट जाती है या फिर ये जो येलो वाली दोनों तो येलो ही सपोर्ट है, मतलब 557 वाली सपोर्ट अगर टूट जाती है तो फिर नेक्स्ट 474 के सपोर्ट तक स्टॉक आ सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा वेट करके चलूंगा, यहाँ पर थोड़ा और भी बेटर डिस्काउंट के साथ मुझे बाइंग करना है 474 के लेवल पे, तो फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से ये जो 35% का डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल स्टॉक में ये भी ठीक है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। ये जो 557 की लेवल है यहाँ पर भी डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो।
लेकिन ध्यान में रखना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक और कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये ध्यान में जरूर से रखकर चलना, ये जो सपोर्ट है ये अगर नीचे साइड में ब्रेक होती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, सनगार्नर एनर्जीज स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस हमने अभी किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।